हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं सभी कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। क्विकली कंफर्म कर देंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी चैप्टर 28 नेफिड को लेकर के है। सो नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डीएफआईज क्या होते हैं। सो जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं ये भी एक डीएफआई की फॉर्म में है। और डीएफआई क्या होते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। डीएफआई के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, agency which finances infrastructure projects only that conform to commercial return standards. An agency that finances infrastructure projects that are of national importance but may or may not conform to commercial return standards. An agency that finances short-term commercial projects, or an agency that only finances projects related to heavy industry. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर आपको लगता है कि वो डीएफआई को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आंसर। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली और फिर आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर रहेगा बी, एन एजेंसी और ए फाइनेंसर विच फाइनेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और उनके अंदर जो कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड्स हैं दे मे नॉट बी एज गुड एज कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड्स, या यूं कहें उनके अंदर जो कमर्शियल रिटर्न है दैट मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड्स। तो हो सकता है उनमें जो रिटर्न मिलने वाली है उस इन्वेस्टमेंट से तो वो कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड के बराबर हो या उसके बराबर ना हो। What are DFIs necessary? Why are DFIs necessary? DFIs necessary क्यों हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर बेटर बनता है। सभी ऑप्शंस को रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 2, what will be the answer? So for question number 2, the answer is D, because few commercial lenders are willing to take on infrastructure risk. क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वन इज उनका जो साइज है अमाउंट वाइज, वो साइज उनका ह्यूज होता है, और दूसरे उनका जो जेस्टेशन पीरियड है, मॉरिटोरियम पीरियड, वो लॉन्ग होता है, और फिर उनका जो रीपेमेंट पीरियड है वो एक्सेप्शनली लॉन्ग होता है, जिससे कमर्शियल बैंकों के लिए एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ये इश्यूज अराइज होते हैं ALM के। इसीलिए आमतौर के ऊपर बैंक इनको फाइनेंस नहीं करते। सो बिकॉज फ्यू कमर्शियल लेंडर्स आर विलिंग टू टेक ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क। क्वेश्चन नंबर 3, what type of
प्रोजेक्ट्स डू DFIs प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर। सो जो DFI हैं वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्वेश्चन 3 के लिए। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली और फिर आंसर प्रोवाइड करें। So which appears to be correct answer? Capital intensive investment which yield high rates of return. Investment in short-term commercial projects, urban infrastructure, mining, heavy industry and irrigation systems, और rural infrastructure, education and health care। तो DFI जो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा करते हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, माइनिंग और हैवी इंडस्ट्री के लिए, एंड इरिगेशन सिस्टम्स इंस्टॉल करने के लिए। ORDFI इज डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं DFIs की और कमर्शियल बैंकों की, तो इनमें से कौन सा पॉइंट अप्रोप्रिएट लगता है? DFIs mobilize short to medium term deposits and lend for similar maturities. DFIs are not sector specific. DFIs do not provide long term credit. DFIs provide long term credit for capital intensive investments. सो कमर्शियल बैंकों से कैसे हटके हैं DFIs, इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्रोवाइड करना है। देखिए कौन सी ऑप्शन इसमें द बेस्ट वन है। Question number 4. What is the answer for question number 4? So answer here is D. जो DFI है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स में उनका पैसा लगता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होता है, जिसमें बहुत सारा कैपिटल की ज़रूरत है। What were some of early DFIs established in India? इंडिया के अंदर बहुत पहले कौन कौन से DFIs इस्टेब्लिश किए गए? NABARD, SIDBI, IFCI, IIBI, Exim Bank, IRFC, IDBI, IDFC। बहुत पहले कौन से DFIs इस्टेब्लिश किए गए? सो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। यहाँ पे मोर और लेस जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये DFI फॉर्म में ही हैं, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे ही DFI। लेकिन हमारा आंसर है, क्वेश्चन है व्हाट वर सम ऑफ अर्ली DFIs। तो अर्ली DFIs में हमारे पास था IFCI एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIBI। तो ये अर्लीस्ट वन है इंडिया में जो इस्टेब्लिश किए गए। Why did some DFI in India such as ICI, IDBI, IDFC transform into universal bank? इन DFIs में से ICIC है या IDBI है या IDFC है, ये सब्सिक्वेंटली यूनिवर्सल बैंकों में क्यों कन्वर्ट हो गए? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन लगता है आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। Which option appears to be more appropriate? So question number 6 का आंसर बनता है C, because they were not able to freely extend credit for infrastructure sector. Because they wanted to become sector specific? No, because they had the advantage of low cost funding for long term deposits. Because they were not able to freely extend credit for infrastructure sector, or because they wanted to provide short term credit for capital intensive investments. तो इसमें जो बेस्ट आंसर बनता है यही बनता है, क्योंकि वो
जो क्रेडिट था वो फ्रीली एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। व्हाट इज नैब फिड? नैब फिड क्या है? आपको इसका फुल फॉर्म नहीं बताना है, आपको इनमें से आंसर बताने हैं। एन अर्ली DFI इन इंडिया, एक कमर्शियल बैंक, ए प्रिंसिपल DFI फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, और ए सेक्टर स्पेसिफिक DFI फॉर पावर सेक्टर, नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आंसर हियर इज सी। ये प्रिंसिपल DFI है, रिसेंटली इसको बनाया गया है और इसका जो स्पेशल पर्पस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया में है। When was National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill 2020 introduced in Lok Sabha? So National Bank for Financing Infrastructure and Development, ये जो एक्ट सब्सिक्वेंटली बना, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कब किया गया? So it was introduced in March 22, 2021. March 22, 2021. What is NAVFID? A government department responsible for infrastructure financing, a corporate body with authorized share capital of 1 lakh crore for infrastructure finance, a sovereign wealth fund for infrastructure projects in India, a multilateral institution for infrastructure development in India. NAVFID इनमें से उसका जो फीचर है, कौन सा फीचर मैच करता है? Question number 9. What is the answer for question number 9? So आंसर बनता है एक कॉर्पोरेट बॉडी जिसका अथोराइज शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ है और इसको फाइनेंस करने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। Who can hold shares of NAVFID? So NAVFID के शेयर्स किसके पास हो सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ओनली, पेंशन फंड्स ओनली, या इन सभी के पास ये हो सकते हैं। So who can hold shares of NAVFID? Question number 10. So NAVFID के शेयर्स हो सकते हैं इनमें से किसी के भी पास, मीन्स इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। What percentage of shares will central government own initially? So शुरू के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगी? 26%, 50%, 74% या 100% इनिशियली? कितने होल्ड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? सो शेयर होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली कितना रहेगा NAVFID के अंदर? So this shareholding is 100%. What are financial objective of NAVFID? तो इस इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? To facilitate the development of market for bonds, loans, derivatives for infrastructure financing, to extend loans and advances for infrastructure projects, to attract investment for infrastructure projects, या all the above. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हमने बताने हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 12. What are financial objectives? So इनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ये सारे के सारे ही हैं, all the above. Who will prescribe the sectors to be covered under infrastructure domain? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे,
कौन कौन से सेक्टर्स कवर किए जाएंगे, ये कौन प्रेस्क्राइब करेगा? नेफिड, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस? सो कौन तय करेगा कि कौन कौन से सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कवर होंगे? क्वेश्चन 13, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13? क्या आंसर रहेगा? सो इसको प्रेस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने प्रायोरिटीज हैं, अपने रूल्स हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स कवर किए जाएंगे, तो ये डिसीजन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। व्हाट आर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेफिड? नेफिड के जो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल नहीं डेवलपमेंटल, तो वो कौन कौन से हैं? ये हमारी ऑप्शंस हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करिए। क्वेश्चन 14, to extend loans and advances for infrastructure projects, to attract investment from private sector investors and institutional investors for infrastructure projects, to facilitate development of market for bonds, loans and derivatives for infrastructure financing. So इसके developmental objectives क्या क्या हैं? सो ये सारे के सारे ही डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सॉरी, टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल बॉन्ड्स फॉर, टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर बॉन्ड्स, लोन्स एंड डेरिवेटिव्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो सारे के सारे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा इसके डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को, नॉट फाइनेंशियल वन को, तो इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। व्हाट फंक्शंस डज नेफिड परफॉर्म? नेफिड कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। देखिए सभी ऑप्शंस को। क्वेश्चन 15, व्हाट विल बी द आंसर? Taking over or refinancing existing loans for infrastructure projects, organizing and facilitating foreign participation in infrastructure projects, providing consultancy services in infrastructure financing, और all the above हमने बताने हैं नेफिड के फंक्शंस जो वो परफॉर्म करता है। क्वेश्चन 15, what is the answer? सो क्वेश्चन 15 में आंसर बनता है ये सभी, ये सारे के सारे फंक्शंस नेफिड परफॉर्म करता है। व्हाट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ नेफिड रिलेटेड टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को रिलेट करता हुआ कौन सा फंक्शंस नेफिड परफॉर्म करता है? तो ये सारे के सारे हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। Read all options carefully. So disputes relate attracting investment from private sector investors for infrastructure projects, disputes relating to extending loans and advances for infrastructure projects, या facilitating negotiations with various government authorities for dispute resolution in the field of infrastructure financing, या organizing and facilitating foreign participation in infrastructure projects. Question 16, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है that is appropriate one? Question number 16, सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। तो आंसर हमारा बनता है सी, फैसिलिटेट नेगोशिएशन with various government authorities for dispute resolution in the field of infrastructure financing. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं
विद डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो ये फैसिलिटेट करता है नेगोशिएशंस। क्वेश्चन 16। फ्रेंड्स, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कई स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं किया तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास को वॉच कर रहे हैं वो तुरंत कर देंगे। और अगर आप इस वीडियो को एज रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो फिर जब आप देखें तो पॉज करके लाइक डिसलाइक अगर कंप्लीट करेंगे तो दैट विल हेल्प द फ्यूचर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स को वो हेल्प करेगा। यस, क्विकली कंप्लीट कर दीजिए लाइक डिसलाइक को। और अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू नहीं की है तो क्वेश्चन बैंक को जरूर करना शुरू कर लीजिए। बिकॉज कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद पहला पार्ट होता है कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, और फिर दूसरा पार्ट होता है कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाना, जिससे पेपर में आप बेटर स्कोरिंग कर सकें। और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपको क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा हमारी ऐप के अंदर, तो इसको यूज़ करें, इसका बेनिफिट लें, सो दैट आप जो मिनिमम स्कोर आपको अचीव करना है उसमें आपको हेल्प मिले। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ फंड्स दैट नेफिड में रेज। तो नेफिड को जो सोर्सेज चाहिए फंड्स के, तो वो कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देखिए इनमें से कौन सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए which option appears to be appropriate? Question number 17. सो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन 17 के लिए। सो क्वेश्चन 17 के लिए रहेगा सी, लोन्स और अदरवाइज इन इंडियन रुपीस एंड फॉरेन करेंसीज एंड इशू एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये वेरियस सोर्सेज रहेंगे। इंडियन रुपीज में लोन्स रेज करना या इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना, या फॉरेन करेंसी में लोन्स लेना या इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना, या इश्यू एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रॉम हुम कैन नेफिड बोरो मनी। नेफिड बोरो कहाँ से कर सकता है, ये तो रहे सोर्सेज। अब नेफिड बोरो कहाँ से कर सकता है, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ओनली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली फ्रॉम आरबीआई, from commercial banks, mutual funds, multilateral institutions like World Bank and Asian Development Bank, या इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 18, what shall be the answer? So from whom NAFID can borrow money? So it can borrow money from all the above. इन सभी से वो पैसा बोरो कर सकता है। Who appoints the chairperson of NAFID? NAFID का जो चेयरपर्सन है उसको कौन अपॉइंट करता है। रिजर्व बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NBFID, या शेयर होल्डर्स ऑफ NAFID। तो हमने आंसर देना है NAFID का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 19। सो इट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उससे साथ कंसल्टेशन किया जाता है विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाउ मैनी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स कैन NAFID हैव। NAFID के जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो कितने हैं।
अप टू 2, अप टू 3, अप टू 4 और अप टू 5 डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स। सो एक तो हुए चेयरपर्सन प्लस डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, तो कितने होंगे? सो नंबर ऑफ डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स कैन गो अप टू 3, 3 तक ये नंबर हो सकता है। हाउ आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड इन नैफिड? नैफिड के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय मैनेजिंग डायरेक्टर, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल कमेटी, या इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो हु अपॉइंट्स? क्वेश्चन नंबर 21. So it is based on recommendations of an internal committee. एक इंटरनल कमेटी उस पर्पस के लिए है, उसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी उसके बेसिस के ऊपर। Who has been designated as first chairperson of NAVFID? NAVFID के जो फर्स्ट चेयरपर्सन, उनको किसने डेजिग्नेट किया? सॉरी, किन्हें डेजिग्नेट किया? मिस्टर केवी कामथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और एन इंटरनल कमेटी। तो जो चेयरपर्सन है दैट इज मिस्टर केवी कामथ, फर्स्ट डेजिग्नेटेड चेयरपर्सन। हाउ मच ग्रांट will central government provide to NAFID by end of first financial year? सो पहले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक गवर्नमेंट कितनी ग्रांट NAFID को प्रोवाइड करेगी? 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, 500 करोड़ या 50 करोड़ ओनली? क्वेश्चन 23. So what is the answer for question 23? So answer here is rupees 5,000 crores. What type of guarantee will government provide for NAFID for borrowing from multilateral institutions, sovereign wealth funds and other foreign funds? किस तरह की गारंटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट NAFID के लिए जब वो बोरो करेंगे इन इंस्टीट्यूशंस से? No guarantee will be provided. Guarantee at a concession rate of up to 1% fee, guarantee at a concession rate of 0.1% fee, या guarantee at a concession rate of up to 0.01 fee. Question 24. So 24 का आंसर क्या बनेगा? So answer for 24 is guarantee at a concession rate of 0.1%, यानी गवर्नमेंट गारंटी करेगी जो बोरिंग जो NAFID करेगा और उसके लिए वो चार्ज करेगी 0.1% फी फ्रॉम NAFID. Will government reimburse costs toward insulation from fluctuations in foreign exchange incurred by NAFID? अगर NAFID फॉरेन करेंसी में बोरो करता है तो क्या गवर्नमेंट उस कॉस्ट को जो फॉरेन करेंसी बोरिंग में हेज करने के लिए इनकर किया जाएगा, क्या वो कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करेगी, रिइंबर्स करेगी? यस इन फुल, यस इन पार्ट और इन फुल, नो और नन ऑफ दीस? Yes, government will do it in part or in full. And last question. Upon request by NAFID, what may government guarantee? NAFID की रिक्वेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट क्या गारंटी करेगी? ओनली बॉन्ड्स, ओनली डिबेंचर्स, ओनली लोन्स, या बॉन्ड्स, डिबेंचर, लोन्स इश्यूड बाय NAFID? तो इनमें से किसकी गारंटी देगी गवर्नमेंट?
सो दिस गारंटी विल बी फॉर ऑल ऑफ दिस, इन सभी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन वाइंड अप करने से पहले मैं शेयर करना चाहूँगा, अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई अदर रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो ये हमारा ईमेल आईडी है या हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है। अगर आपने हमारी इंस्टॉल की हुई है ऐप, तो उसके मैसेज बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। तो चलें आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करें। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।